दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मार्केट में कई सारे आईपीओज आए हुए हैं। कुछ उनमें से मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओज हैं, कुछ एसएमई कैटेगरीज के आईपीओ हैं और कुछ नेक्स्ट वीक आईपीओ आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सारे ही आईपीओ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन लाइन आईपीओ के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो है बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल। दोस्तों यह आईपीओ की काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है मार्केट में और यह आईपीओ 3 नवंबर को ओपन हुआ था और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन के लिए वो है 7 नवंबर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होने वाली है एप्लीकेशन के नजरिए से। और दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 8.67 का अभी चल रहा है। मतलब ग्रे मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड तो नहीं है, पर फिर भी इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस थोड़े से नजर आ रहे हैं और ये काफी अच्छा ब्रांडेड कंपनी है। तो इसके बारे में डिटेल में एनालाइज हम आगे चल के करेंगे। और दोस्तों सेकंड नंबर पे है ग्लोबल हेल्थ। दोस्तों इसका आईपीओ भी 3 नवंबर को ओपन हुआ था और 7 नवंबर इसकी भी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर ग्रे मार्केट की डिमांड की बात करें तो दोस्तों इसमें कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है और इसका जो ग्रे मार्केट है अभी अराउंड 5.06% की लिस्टिंग गेन्स दिखा रहा है। और दोस्तों इसके बाद है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। इस आईपीओ की बात करें तो इसका लास्ट डेट थी, इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन भी नजर नहीं आया है और साथ ही इसमें ग्रे मार्केट में भी बहुत कम डिमांड देखने को मिली है। तो दोस्तों ये जो दोनों आईपीओ हैं ग्लोबल हेल्थ और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इसमें तो बहुत कम इंटरेस्ट नजर आ रहा है क्योंकि ग्रे मार्केट में ही इसमें बहुत कम डिमांड है। तो मेन लाइन आईपीओ में अगर बात की जाए तो बिकाजी फूड इंटरनेशनली एक ऐसा आईपीओ है जिसको डिटेल में एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। तो हम इस वीडियो में आगे चल के उसके करेंगे कवर। और दोस्तों इसके बाद अगर एसएमई कैटेगरीज आईपीओ की बात करें तो इसमें फर्स्ट पे है एमिएबल लॉजिस्टिक। दोस्तों इसका आईपीओ ओपन हुआ था 2 नवंबर को और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है क्योंकि इस दिन बिकाजी फूड इंटरनेशनल की भी लास्ट डेट है और एमिएबल लॉजिस्टिक की भी लास्ट डेट है। और दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट डिमांड की बात करें तो इसमें काफी एक अच्छा डिमांड देखने को मिला है। काफी अच्छी कंपनी भी है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। हम आगे चल के डिटेल में इसकी भी एनालिसिस इसी वीडियो में करेंगे। और दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वह अभी दर्शा रहा है 49.38% की गेन्स के साथ। मतलब इसमें लिस्टिंग गेन्स के एक अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। और दोस्तों एसएमई कैटेगरी के सेकंड आईपीओ की बात की जाए तो वो है टेक्नोपैक पॉलीमर। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका आईपीओ भी 2 नवंबर को ओपन हुआ था और 7 नवंबर को इसकी भी लास्ट डेट होने वाली है। पर इसमें भी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिली है, तो इसमें भी बहुत कम इंटरेस्ट नजर आ रहा है। और एक और आईपीओ है दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह आईपीओ आ रहा है 9 नवंबर को। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिन्होंने पहले काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। ये एक लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों, आरटीएन केमिकल। इसका आईपीओ 9 नवंबर को आ रहा है और इससे पहले ही दोस्तों डीसीएक्स के जो फंड्स हैं हमारे, जो उसमें ब्लॉक है, अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएगा तो वो रिफंड उसका आ जाएगा। तो इस मार्केट में अभी से ग्रे मार्केट में काफी डिमांड देखने को मिल रही है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 14.74% की अपसाइड दिखा रहा है। मतलब इसमें लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे मिल सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 11 नवंबर रहने वाली है। तो ये क्योंकि ये केमिकल सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है तो इसके बारे में भी हम फर्दर इसी वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेन लाइन आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले तो है बिकाजी फूड इंटरनेशनल। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि श्री अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अगर बिकाजी की बात की जाए तो यह एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और दोस्तों इसकी जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो है भुजिया। तो मुझे लगता है कई लोगों ने इसकी भुजिया ट्राई भी की होगी, काफी टेस्टी रहती है। सेकंड है नमकीन, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वह बिकाजी बनाती है। ये काफी एक रेपुटेड और काफी एक अच्छा ब्रांड है और इस ब्रांड के अंदर ऑलमोस्ट 300 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो एक अच्छी वैरायटी है, इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इसके ब्रांड के अंदर। और दोस्तों अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बीकानेरी भुजिया की, विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 29,380 टन्स। ये एक अपने आप में काफी मैसिव नंबर है। और दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंडमेड पापड़ विद एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 9,000 टन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022। ये काफी एक्सपेंड भी कर रही है खुद को और उसी के लिए पैसे रेज करने के लिए अपने आईपीओ को लेकर के आई है। और दोस्तों अगर प्रेजेंस की बात की जाए तो इसकी जो रीच है वो मेनली राजस्थान, आसाम और बिहार में काफी ज्यादा है। ऐसे तो काफी स्टेट्स में है लेकिन यहाँ इसकी जो रीच है वो एक्सटेंसिव रीच है। और ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें तो दोस्तों ये एक ग्लोबल कंपनी भी है क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक तक है। तो एक ग्लोबल कंपनी है, काफी रेपुटेड कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी। एफएमसीजी की कंपनी अगर सही वैल्यूएशन पे रहती है तो काफी अच्छा भी परफॉर्म करती है, हमने पहले देखा हुआ है आईपीओस में। तो अब दोस्तों इसके कंपनी फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं, जो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट होता है कंपनी फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि बहुत जरूरी फिगर होता है। तो इसमें अगर हम देखें 31 मार्च 2019 में ये था 50.93 करोड़ का, जो कि बढ़ करके 31 मार्च 2022 में हो गया 56.37 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2021 में यह था 90.34 करोड़ का
और उसके बाद जो जून क्वार्टर है उसमें ये 12.41 करोड़ का हुआ, क्योंकि ये जो पीरियड था वहां उस समय कोरोना चल रहा था, तो काफी ज्यादा एक अफेक्ट एफएमसीजी सेक्टर को पड़ा था। और उसके बाद देखा जाए तो इसने वापस से ग्रोथ दिखाई है, और अभी मार्च में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 76.03 करोड़ का, और जून क्वार्टर में अभी तक निकल करके आया था 15.7 करोड़ का। तो दोस्तों देखा जाए तो काफी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो दोस्तों आईपीओ डेट जैसा कि हमने देखा कि 3 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। फेस वैल्यू पर शेयर होने वाला है ₹1 का। और दोस्तों प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 285 टू 300 का। तो दोस्तों अगर ये 300 के प्राइस पे आप लगाते हैं 50 शेयर्स के लिए, तो 15,000 रुपीज की आपको जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों जो इशू साइज होने वाला है उसमें से ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी है। ऑफर फॉर सेल होने वाला है 881 करोड़ का। और दोस्तों एम्प्लॉय डिस्काउंट भी इसमें दिया गया है, तो जो एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं उनके लिए काफी एक बेनिफिशियरी एक काफी अच्छी चीज दी गई है। और इशू टाइप की बात करें तो दोस्तों बुक बिल्डिंग इशू है इस आईपीओ में। लिस्टिंग दोनों ही एनएसई और बीएसई में देखने को मिलेगी। क्यूआईबीज का कोटा दोस्तों इसमें 50% का है, एचएनआईज का 15% का है, और रिटेल जो इन्वेस्टर है हम आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें दोस्तों ये जो कोटा है वो 35% का है। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन के लिए। इसका जो अलॉटमेंट है वो आपको 11 नवंबर को पता चलेगा, और इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो हो जाएगा 14 नवंबर को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट इस दिन 15 नवंबर को आपके अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 16 नवंबर को रहने वाली है। अब इसके लिए हमें जो मिनिमम अमाउंट लगेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो है 15,000 का। इसका प्री इशू शेयर होल्डर होल्डिंग पैटर्न जो था प्रमोटर्स के पास जो था वो था 77.97% का, जो कि इसके बाद इस आईपीओ के बाद हो जाएगा घट करके 75.96% का, जो कि काफी अच्छा काफी मैसिव है। अगर 50 के ऊपर है तो प्रमोटर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है, और ये काफी एक पॉजिटिव साइन रहता है किसी भी कंपनी के लिए। अब दोस्तों सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात किया जाए तो यहीं पे इसकी सबसे पहली दिक्कत दिखाई देती है कि अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो सेकंड डे की क्लोजिंग तक सिर्फ निकल करके आया है 1.48% का, और फर्स्ट डे पे देखा जाए तो दोस्तों ये मतलब पूरी तरीके से सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। तो सब्सक्रिप्शन इतना कम क्यों आ रहा है इसमें, जबकि ये कंपनी काफी अच्छी है, काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और इसके प्रोडक्ट्स भी काफी मतलब ट्राई किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, काफी चर्चित ब्रांड है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी है वैल्यूएशन पे, क्योंकि कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है वो काफी हैवी है, काफी हाई है। इंडस्ट्रियल अगर पी रेशियो इस सेक्टर का देखा जाए तो अभी चल रहा है 55.7% का, वहीं जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है वो है 95.23% का। तो ये काफी ज्यादा हाई है, और इसीलिए इसका जो जीएमपी भी अगर आप देखें तो 8.62% के ही लिस्टिंग गेन्स आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों अब ये आपके ऊपर है कि आपको इतने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है कि नहीं 5 टू 10% के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन्स बनाते हुए तो ये कंपनी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसने लिस्टिंग गेन्स के लिए वो स्लॉट ही नहीं छोड़ा है। काफी ओवर वैल्यूड और काफी ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अब दोस्तों अगर बात करें एसएमई कैटेगरी की, तो इसमें जो सबसे पहला था एमिएबल ग्रुप का एक आईपीओ आया हुआ है, एमिएबल लॉजिस्टिक। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों एमिएबल लॉजिस्टिक लिमिटेड is in the business of providing services to importers and exporters for smooth clearance of all kinds of imports and exports by air, sea। तो दोस्तों जिस भी तरीके से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स होता है हर तरीके से ये करती है, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में ये कंपनी है। और दोस्तों इसकी जो मेनली प्रेजेंस है, जो बेस है, वो है महाराष्ट्र बेस्ड ये कंपनी है। इसके कंपनी फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2020 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वह था 21.43% का। वहीं अगर 2021 की बात करें तो ये बढ़ करके हुआ 29.67 लैक्स का, और उसके बाद मार्च 2022 में ये बढ़ करके हुआ 48.38 लैक्स का, और उसके बाद अभी सितंबर इस क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया वो है 65.08 लैक्स का। तो इस कंपनी ने कंटिन्यूअस खुद में ग्रोथ दिखाया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूअसली इसका बढ़ा है, तो ये काफी एक अच्छी पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के लिए। और नेट वर्थ भी इसकी हर ईयर आप देखें 92.22, फिर 127, 175 और 240 लैक्स, तो हमेशा ये बढ़ती ही आई है। इसकी बोरोइंग्स भी इसने कम की है, पहले इसकी 20 में थी 99 लैक्स की, अब घट करके रह गई है 61.42 लैक्स की। तो ये काफी एक फाइनेंशियल वाइज काफी एक अच्छी कंपनी नजर आ रही है। अब दोस्तों आईपीओ डिटेल्स की बात कर ले तो इसका जो आईपीओ है वो 2 नवंबर से ओपन है और 7 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर का है। इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 81 पर शेयर का, और इसका जो लॉट साइज है वो है 1600 शेयर्स का। दोस्तों ये एक बहुत जरूरी फिगर हो जाता है जो 1600 शेयर्स का ये जो वैल्यू है, ये इसलिए क्योंकि जब एसएमई कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं और आपको अगर अलॉटमेंट हो भी गया, तो जब आप उसको सेल करने जाते हैं या फर्दर ट्रेडिंग के लिए उसे बाय करने जाते हैं, तो वो जो सेलिंग है वो सिर्फ आप लॉट में ही कर सकते हैं। वो जो पूरी ट्रेडिंग होती है एसएमई में
एसएमई कैटेगरी में वो सिर्फ लॉट में होती है। तो ये लॉट साइज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएमई आईपीओज में। दोस्तों इसका जो इशू साइज है वो 4.37 करोड़ का जो है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 4.37 करोड़ का, जो कि एक काफी पॉजिटिव साइन है, फ्रेश इशू है। और दोस्तों इशू टाइप जो है वो है फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो इसकी होने जा रही है वो है दोस्तों एनएसई एसएमई में। दो तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसमें, बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज एसएमई। तो दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो है एनएसई एसएमई में होने जा रही है। और इसमें क्यूआईबीज का कोई कोटा नहीं है, एचएनआईज का है 50% का, और रिटेल इन्वेस्टर जो हम आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनका 50% का कोटा है। और दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी जो ओपनिंग है वो होने 2 नवंबर है। क्लोजिंग डेट जैसा कि हमने देखा था 7 नवंबर है। अलॉटमेंट का आपको पता चलेगा 11 नवंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 14 नवंबर को। और शेयर्स अगर आपको अलॉटेड होते हैं तो 15 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग होने जा रही है 16 नवंबर को होने जा रही है। अब दोस्तों अगर आपको इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है तो रिटेल कैटेगरी में, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 लाख से मैक्सिमम अमाउंट आप किसी भी आईपीओ में नहीं लगा सकते। तो इसमें जो एक लॉट के लिए आपको एप्लीकेशन में अमाउंट लगेगा वो है 1,29,600 का। और दोस्तों ये थोड़ी सी इसमें लिक्विडिटी का काफी इशू रहता है, तो इसको सेल करने में काफी दिक्कत आती है एसएमई आईपीओ को। तो इसको प्री मार्केट में सेल करना होता है। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा एसएमई आईपीओ पे बना इस वीडियो को आई बटन क्लिक करके जरूर देख लें। और दोस्तों एमेबल लॉजिस्टिक आईपीओ जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पहले थी पूरी 100% की, जो कि इस आईपीओ प्रोसेस के बाद घट करके रह जाएगी 69.16% की। पर फिर भी काफी अच्छी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के हाथ में ही है इसके आईपीओ के बाद भी। अब दोस्तों सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो कि डिमांड को दर्शाता है किसी भी आईपीओ में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है चेक करना। और सेकंड डे की क्लोजिंग में दोस्तों, सॉरी इसका थर्ड डे था, ये 2 नवंबर को स्टार्ट हुआ था तो आज 4 नवंबर है। तो थर्ड डे की क्लोजिंग में इसके ये 12.16 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। काफी अच्छा मैसिव इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर से जिन्होंने इसको 21.06 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। और एनआईआईस या एचएनआईस ने इसमें 3.27% का सब्सक्रिप्शन दिखाया है। अगर ये सब्सक्रिप्शन फिगर लास्ट डे 12 बजे तक और बढ़ जाता है, क्योंकि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं या एचएनआईज होते हैं ये लास्ट दिन ही मैक्सिमम बिड डालते हैं, अपनी जो एप्लीकेशन है वो लास्ट दिन ही सबमिट करते हैं। तो इसका भी सब्सक्रिप्शन काफी मैसिव देखने को मिलेगा। और इसका जो जीएमपी अभी चल रहा है 49 का, वो पहले 32 का था, तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर ये इस तरीके से 50 या 60 के अराउंड जाता है तो इसको अपने रडार में रखना चाहिए और देखा जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। अगर ये लास्ट दिन 7 को सही लग रहा होगा तो इसमें जरूर अप्लाई किया जाएगा। अब दोस्तों एक और जो मेन लाइन में आईपीओ आने वाला है रिसेंटली नेक्स्ट वीक में 9 नवंबर को, वो है आर्चियन केमिकल इंडस्ट्री। दोस्तों इसके बारे में भी अब थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आर्चियन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो दोस्तों ये बताती है, दर्शाती है कि कितनी बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है। और दोस्तों इसकी जो मेनली अगर देखा जाए तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो है ब्रोमाइन, सल्फेट ऑफ पोटैश और इंडस्ट्रियल सॉल्ट। और ये जो मेनली यूज होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, एल्यूमिनियम में, या फिर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोस्तों मेनली 3 प्रोडक्ट्स हैं, पर ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ब्रोमाइन में। और दोस्तों अगर प्रेजेंस की बात करें तो इसकी जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल प्रेजेंस है। ये जो तीनों प्रोडक्ट बनाती है वो सिर्फ इंडिया या एशिया पैसिफिक नहीं है, काफी देश हैं। ऑलमोस्ट इसके पास 13 इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड चेन्स हैं जहां ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स को। तो अगर बात की जाए 31 मार्च 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का था वो था 39.97 करोड़ का। और दोस्तों मार्च 2020 में ये नेगेटिव में था, जो कि कंपनी के लिए ही नेगेटिव साइन है। और फिर मार्च 2022 में ये इसमें सडन ग्रोथ देखने को मिली और ये हो गया 188 करोड़ का। उसके बाद 30 जून 2022 में ये अभी था 84.41 करोड़ का। तो दोस्तों ऐसे तो कंपनी प्रॉफिट वाली है, पर जो 2020 में इसमें देखने मिला, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव था, तो ये काफी नेगेटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। और टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो ये 772 करोड़ से बढ़ करके हो गई है 915 करोड़ की। तो दोस्तों क्योंकि एक हैवी इंडस्ट्री है, इसमें काफी प्लांट वगैरह सेटअप करने में काफी पैसा लगता है, तो आमतौर पर ऐसी कंपनियों में डेट तो काफी ज्यादा हाई रहता है। और अगर टोटल रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू वाइज ये कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। 572 करोड़ था, फिर 617 करोड़, फिर 1142 करोड़, और फिर जून क्वार्टर में ये 408 करोड़। तो फाइनेंशियल्स इसके बहुत अच्छे तो नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव भी था 2020 में। बाकी फाइनेंशियल ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। अगर आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो 9 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 11 नवंबर, जिसमें हम डिसाइड करेंगे लास्ट डेट पे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। और दोस्तों अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो ₹2 पर शेयर का इसके फेस वैल्यू है। और प्राइस बैंड जो इसका रखा गया है 386 से 407 का है। लॉट साइज इसके 36 शेयर्स के हैं। और इशू साइज इसका है दोस्तों 1462 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 805 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 657 करोड़ का।
तो दोस्तों फ्रेश इशू इसमें काफी ज्यादा है, ये एक पॉजिटिव साइन है इस आईपीओ के लिए। इशू टाइप इसका बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ है और लिस्टिंग इसकी बीएसई एनएसई दोनों में होने जा रही है। इसमें क्यूआईबीज का जो कोटा है दोस्तों 75% का है और एचएनआईज का 15% का है। रिटेल इन्वेस्टर का इसमें कोटा काफी कम है, 10% का ही इसमें कोटा है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो जैसा हम जानते हैं कि 9 नवंबर को ओपन होगा, 11 नवंबर क्लोजिंग डेट होगी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट आपको हुआ है या नहीं ये 16 नवंबर को पता चलेगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 17 नवंबर को आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट होगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको शेयर जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे 18 नवंबर को, और इसकी लिस्टिंग होने जा रही है 21 नवंबर को दोस्तों। अगर आप रिटेल कैटेगरी से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो एक बिड के लिए एप्लीकेशन के लिए जो अमाउंट लगेगा वो है 14,652 का। दोस्तों प्री इशू शेयर होल्डिंग जो पैटर्न था, जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी वो थी 65.58% की, जो कि घट करके आईपीओ के बाद रह जाएगी 55.04% की। तो देखा जाए तो यह भी आईपीओ काफी एक इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है। और इसमें अभी से, क्योंकि ग्रे मार्केट में काफी हलचल देखने को मिली है, डिमांड देखने को मिली है, इसका जो जीएमपी अभी चल रहा है वो 14% के अराउंड चल रहा है। अगर ये जीएमपी में इसके इंक्रीज देखने को मिलता है, अपसाइड देखने को मिलती है, तो यह भी एक काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है, क्योंकि केमिकल सेक्टर की एक काफी अच्छी कंपनी है। और दोस्तों बीकाजी की बात की जाए तो बीकाजी कंपनी वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन उसका क्योंकि वैल्यूएशन काफी हाई है तो उस आईपीओ में मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अगर आप उसके बारे में कुछ और अपना डिफरेंट व्यू रखते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी एक और आईपीओ जो एमिएबल लॉजिस्टिक का आईपीओ है उस पर हम ध्यान देंगे 7 नवंबर को, क्योंकि वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। और उसका जो अभी जीएमपी चल रहा है वो 49 का चल रहा है, जो कि काफी अट्रैक्ट भी कर रहा है हमें। तो अगर वो 50 या 60 के अराउंड जाता है जीएमपी में, अगर अपसाइड देखने को मिलती है तो हम उसमें जरूर अप्लाई करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।